नमस्कार, ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। तुम इतने मजबूत सशक्त आदमी जो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, तुम गोधरा में लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाए। कोई आया और चला गया और मार गया। हमारा आरोप ये नहीं है कि तुमने मरवाया है, हमारा आरोप ये है कि तुम निपुंसक हो। बड़े डकरते थे शेर जैसे, पर कुत्ते जैसे बनकर सोनिया जी और कांग्रेस के घर पर तलवे चाटने लगे। नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर माइनॉरिटी में ही चला गया है। डाइवोर्स होने के बाद से ये पागल हो गया है और हर एमएलए पर डोरा डालना, नेता पर डोरा डालना, किसी को ये विभाग, किसी को वो विभाग, कोई को वो विभाग। हमने सुना कि प्रलोभन देके आई जो यह स्पीकर है, यहाँ का स्पीकर, इतना इसको कौन शब्दों से मतलब ये किया जाए। हम उसको आदमखोर कहते हैं। हमको इंसान चाहिए, इस देश की प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए आदमखोर नहीं है। मेरे को ये बता रहे हैं अरविंद जी, आप जंतर मंतर जाके बैठ जाओ। भाई मुख्यमंत्री तो मैं हूँ, मैं कहीं भी बैठूं दिल्ली में। ये कौन होते हैं बताने वाले? हम बताएंगे शिंदे साहब कहाँ बैठेंगे। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहाँ बैठेगा? ये शिंदे कौन होता है बताने वाला? नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। भाजपा के नेता अरुण जेटली और ये जो एक नए मेरे सीनियर हरीश साल्वे जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील, इनमें से किसी ने एक शब्द नहीं कहा कि ये जो ड्रग के कारण हमारी युवा पीढ़ी खराब हो रही है उसका क्या होगा। ये जो सेक्स रैकेट के कारण हमारी मां, बहन, बेटी घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनका क्या होगा। मुझे दुख होता है इनको देख के। मैं इनको देख के इनके मुंह पे थूकना चाहता हूं। एक बार की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा, आप नपुंसक हैं। अटल जी ने पलट कर जवाब दिया, मैं मूंछ का बाल हूं, आप पूंछ के बाल हैं। सामने से ज्योति बासु चिल्लाए, अरे इसकी तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। सरदार पटेल बोले, मैं मौत के सौदागरों से बात नहीं करता। सरोजिनी नायडू मुंह फुलाकर बोली, एक शिखंडी प्रधानमंत्री बन गया है। इस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले, रेप का विरोध करने वाली औरतें डेंटिंग पेंटिंग करवाकर डिस्को में जाती हैं। महात्मा गांधी चुपचाप सब कुछ सुनते रहे। आखिर में बोले, शिंदे कौन होता है हम बताने वाला। हम शिंदे को बताएंगे कि वो कहां बैठेगा। मैं आज रात सड़क पर सोऊंगा। लाल बहादुर शास्त्री गुस्से से बोले, मुलायम सिंह देश के सबसे बड़े खतरनाक राजनीतिक जानवर हैं, पता नहीं कब किसका भोजन कर जाए। क्या कल्पना भी की जा सकती है कि जिन नेताओं का मैंने जिक्र किया वो इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर सकते थे? नहीं, क्योंकि पंडित नेहरू सलमान खुर्शीद नहीं हो सकते थे, अटल बिहारी वाजपेयी शिवराज सिंह चौहान नहीं हो सकते हैं, ज्योति बासु नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते थे, सरदार पटेल सोनिया गांधी नहीं हो सकते थे, सरोजनी नायडू यशवंत सिन्हा नहीं हो सकती थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के बेटे अभिजीत मुखर्जी नहीं हो सकते थे, महात्मा गांधी केजरीवाल नहीं हो सकते थे और लाल बहादुर शास्त्री बेनी प्रसाद वर्मा नहीं हो सकते थे। कहां नेहरू, गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और ज्योति बासु जैसे नेता और कहां आज के छुट भइये नेता। इसी से पैदा होता है हमारा आज का विषय, नेताओं की बदजुबानी। और इसी से प्रश्नकाल का सवाल भी निकलता है, क्या बदजुबानी रोकने के लिए राजनैतिक आचार संहिता, पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट हो? नेताओं की बदजुबानी, हमें इस विषय पर आपके प्रश्न चाहिए और राय चाहिए। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर आप हमें अपने सवाल ट्वीट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर भी आप हमें अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट ibnkhbar.com पर भी सवाल भेज सकते हैं। पूछे गए सवालों को हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। एक बार फिर हम अपना सवाल दोहरा रहे हैं, क्या बदजुबानी रोकने के लिए राजनीतिक आचार संहिता हो, पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट हो? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी भेज सकते हैं। टाइप करें VKPY या VKPN और मैसेज करें 51818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं।
दिल्ली से कांग्रेस नेता राशिद अलवी जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर हैं मेरे साथ, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं फ्यूचर ब्रांड्स के सीईओ और कॉलमनिस्ट लेखक संतोष देसाई। आप सबका स्वागत है मेरे सम्माननीय मेहमानों का। आपने अपना समय हमारे लिए निकाला। प्रश्नकाल में हमें आपकी राय और सवाल मिलने शुरू हो गए हैं। लखनऊ की एमिटी यूनिवर्सिटी में सीनियर लेक्चरर संतोष कुमार प्रश्नकाल में अपने सवाल के साथ जुड़ना चाहते हैं। देखते हैं क्या है संतोष का सवाल। अक्सर बदजुबानी के मामलात में पार्टियां अपने आप को उन नेताओं से अलग कर लेती हैं। क्या कभी ऐसा भी होगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उस नेता को ही स्वयं से अलग कर ले? जी, ये सवाल मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं राशिद अलवी साहब से, उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर से। पार्टियां अपने आप को अलग कर लेती हैं, कह देती हैं कि वो निजी बयान था, निजी सोच थी। क्या कभी ऐसा भी होगा कि पार्टी से ही अलग कर दें नेता को? अलवी साहब। देखिए, मैं कहूंगा कि जबान अगर आपकी ठीक नहीं है तो ये मुनासिब बात नहीं है। राजनीति के अंदर जाती लड़ाई किसी से नहीं है, लड़ाई विचारों की है। और अगर विचारों की लड़ाई है तो विचारों को क्रिटिसाइज कीजिए, आप जाती हमला नहीं कर सकते। लेकिन ये तकलीफ की बात है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तमाम राजनीतिक दलों में इस तरीके से होता है, इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो काबिल इतराज होते हैं, जो तहजीब से के खिलाफ होते हैं, हमारी संस्कृति के खिलाफ होते हैं। अलवी साहब, इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। विचारों पर आप जितना क्रिटिसाइज करें, विचारों को कर सकते हैं। जी अलवी साहब, आपने फौरन परमहंस की मुद्रा में आ गए, समझाने वाली मुद्रा में। हमारा संदर्भ, हमारा कॉन्टेक्स्ट बड़ा क्लियर है। सलमान खुर्शीद ने नरेंद्र मोदी को नपुंसक कहा है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूंगा, मैं इसको अप्रूव नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि हालांकि उन्होंने जो जुमला बाद में एक्सप्लेन किया है वो दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन किसी भी नेता को ये कहना कि वो नपुंसक है, ये मुनासिब नहीं है। इस बात को मैं कभी भी अच्छा नहीं कहूंगा। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए माफी मांगे? हालांकि मैं साथ साथ ये भी कहूंगा क्या मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं उनके ऑन बिहाफ माफी मांगने का मुझे कोई हक नहीं है, ये तो फैसला वो ही करेंगे। लेकिन ये इस तरीके की जबान हर राजनीतिक दल के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के तो अध्यक्ष इस तरीके की जबान मुलायम सिंह जी के बारे में बोल चुके हैं, जो बहुत काबिल इतराज बात थी। मैं इसे जस्टिफाई नहीं करना चाहता कि अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ऐसा बोला है, किसी और पार्टी के नेता ने बोला है तो ये बात सही है, वो भी गलत है, ये भी गलत है। प्रकाश जावड़ेकर साहब, एक अंग्रेजी की पुरानी कहावत है, टू ब्लैक्स डोंट मेक ए व्हाइट। मैं जानना चाहता हूं कि जो सवाल पूछा था हमारे दर्शक ने कि क्या कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि पार्टी नेता को खुद से अलग कर देगी? आप ही के नेता नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय श्रीमती सुनंदा पुष्कर के लिए कहा था, वाह क्या गर्लफ्रेंड है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। आपके और नेताओं ने भी बहुत कुछ बोला है। यशवंत सिन्हा ने मनमोहन सिंह को शिखंडी कहा था। क्या मुझे बताएंगे कि किस तरह से आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं, आपकी पार्टी जस्टिफाई कर सकती है? नहीं, देखो, बात एकदम साफ है। आपने एक अच्छा उदाहरण दिया, नेहरू जी, गांधी जी से लेकर अटल जी से लेकर सबका, और मेरे बैकग्राउंड में तो अटल जी है। मैं मानता हूं आदर्श उनको कि वाणी का संयम कैसे हो, अटल जी जैसा हो, और यही सबके लिए आदर्श है। लेकिन अगर वो आदर्श कहीं ना कहीं बदलता है तो उसका वो कोई उसका जस्टिफिकेशन नहीं होता है। मैं एक ही कहूंगा कि किस संदर्भ में कहा और किस प्रोवोकेशन में कहा, उसको नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहेंगे। नरेंद्र मोदी को जितना 12 साल टारगेट किया और जिस तरह से इतना प्रताड़ित किया, बावजूद कि उनका कोई दोष नहीं था, जो सरकार कर सकती थी किया था, फिर भी जिस तरह से 12 साल एक लगातार उसको प्रताड़ना हुई, तो एक शोभ होता है। लेकिन ये भी जस्टिफिकेशन के लिहाज से ये आप जस्टिफाई ही कर रहे हैं। पीड़ा को जावड़ेकर साहब, एक मिनट, इसलिए मैं आ रहा हूं आप पर। आपके पास बहुत समय है, हम टोकेंगे नहीं एक दूसरे को, इस कार्यक्रम में हम टोकते नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, मैंने शुरू में ही कह दिया था,
टू ब्लैक्स डोंट मेक अ व्हाइट, तो आप जस्टिफाई ना करें। जी, वाक्य नहीं कर रहा हूं, मैं एक वाक्य जोड़ना चाहता हूं, और इसलिए वाणी संयम और इसका बहुत ज्यादा महत्व है। आपने जो सवाल पूछा और जो उन्होंने पूछा उसका जवाब देना चाहता हूं कि अगर सचमुच में कोई बहुत ही ज्यादा करता है, और जैसे कि आज सलमान खुर्शीद ने कहा है, और हमने तो पार्टी से निकालने की भी बात नहीं की, हमने कहा कम से कम पार्टी केवल डिस्टेंस न करे, इसके लिए माफी मांगे। वो मांगे क्या, यह हम देख रहे हैं। ग्वालियर से दिलीप अरोड़ा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी दिलीप, आपका सवाल क्या है? समलैंगिकता पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राहुल गांधी जी ने अपना पक्ष रखा। बीजेपी के पक्ष की तरफ से उन्हें भी समलैंगिक बताया गया। आज सलमान खुर्शीद ने नरेंद्र मोदी को नपुंसक बताया। दोनों ही पक्ष अपनी गलत बातों का बचाव न करते हुए, ऐसा संभव है कि अपने अपने पक्ष से, मतलब दूसरे पक्ष से माफी ना मांगने की कहते हुए अपने पक्ष की तरफ से ही माफी मांगे, तो क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा? जी, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर पर प्रतीक सिंह ने अहम राय दी है। प्रतीक का कहना है कि बदजुबान नेताओं के खिलाफ खुद उनकी ही पार्टी के नेताओं को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि राजनीति में शुचिता बनी रहे। ये उसी तरफ इशारा कर रही है जो हमारा सवाल भी है कि राजनीतिक आचार संहिता होनी चाहिए, पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। हमारे साथ हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके नवीन चावला। चावला साहब, मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन के हाथ इस मसले पर क्या बंधे हुए हैं या अभी तक इग्नोर करते आए हैं, मतलब एक बहुत ही लीनियंट व्यू लेते आए हैं? नहीं, कोई लीनियंट व्यू नहीं ले रहे हैं। आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाऊं जी कि जब 2009 का चुनाव था, जनरल इलेक्शन थी, तो मेरा ये एक्सपीरियंस था पूरे कमीशन का कि ये उल्लंघन बहुत कम हुआ। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट मैं समझता हूं कि सारी पार्टीज और प्लेयर्स ने ज्यादातर 90-95% रिस्पेक्ट किया था। कुछ ऐसे वाकये जरूर हुए थे, और हालांकि वो पॉलिटिकल पार्टीज ने वो नहीं अपनाए, अपोलोजाइज नहीं किया, जी, फिर भी इलेक्शन कमीशन ने बहुत कड़े कदम उठाए, मैं आपसे नोटिस इशू किए। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने कहा कड़े कदम उठाए। मुझे अच्छी तरह याद है बीजेपी के एक नेता वरुण गांधी ने कहा था कि मैं उनके हाथ काट डालूंगा। इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आए थे। क्या कड़े कदम उठाए गए? हमने ये किया था कि हमने तुरंत पॉलिटिकल पार्टी को ये लिखा कि इस स्टेटमेंट के बाद जी इनको नॉमिनेशन नहीं दी जाए। जी, पर आगे कुछ करने से पहले आपको मालूम है कि वो अरेस्ट हो गए थे यूपी में। जी, चीफ मिनिस्टर ने कुछ कदम लिए बहुत कड़े, जी, बिफोर वी कुड टेक एनीथिंग एल्स, बट वी फाइल्ड अ केस। और उसमें आप यदि वो एफआईआर देखना चाहें तो आप देखेंगे किस किस के नाम उसमें हैं। जी, और वो एफआईआर अभी तक विथड्रॉ नहीं हुई। जी, क्योंकि ये भी हमने कड़ा कदम लिया कि यदि एक इलेक्शन के दौरान पे जब मॉडल कोड की प्रोमलगेशन होती है, यदि हम एक एफआईआर किसी भी कोने में लॉन्च करें तो वो एक एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट विथड्रॉ नहीं कर सकती। जी, चावला साहब, मैं आपके पास दोबारा वापस आता हूं। जी, अगला सवाल लेते हैं। एटा के छात्र अरविंद सिंह का सवाल है। अरविंद फोन पर हमारे साथ हैं। जी अरविंद, अपना सवाल पूछिए। भारतीय राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, इसमें जो भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक कि जो हमारी अमैधिक भाषा और उसके साथ में उनका जो एटीट्यूड है वो भी इतना गंदा हो चुका है कि संसद में देखने को मिलता है, विधानसभा में देखने को मिलता है। क्या इसमें कभी कोई परिवर्तन किया जा सकता है या कोई इसके लिए पहल करेगा? जी संतोष, मैं आप पर आना चाहता हूं। इनका जो सवाल था और जो सवाल उठ रहे हैं, जिस तरफ हमारी चर्चा जा रही है, मुझे कभी कभी महसूस होता है कि जितनी डेफरेंस या जितनी मतलब हम श्रद्धा और सम्मान हम राजनीतिक प्राणी को देते हैं, राजनीतिक जीव को देते हैं, जिसे नेता कहा जाता है, उसका जो कैलिबर है वो उस लायक है ही नहीं, बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। आप क्या कहते हैं?
मेरे ख्याल से अगर आप देखें, आपने शुरुआत की जो प्रोग्राम की, वो जो काफी महान जो लोग हैं उनकी आप तो उनकी बात की, अगर आप देखें तो जो डेमोक्रेसी कहें उसमें आइडियलिज्म अगर आप देखें तो बहुत कम हो गया है जी। तो अभी जो एक तरह से इलेक्शन का मतलब एक सत्ता किसके हाथ में आए, ये एक जरिया, मात्र एक जरिया बन गया है। सत्ता आपने एक्सचेंज करने का मात्र एक, और इसलिए जो जिस तरह के लोग आप देखेंगे या जिस तरह की भाषा, जिस तरह का डिस्कशन देखेंगे, आप जो पार्लियामेंट में जिस तरह का आप देखते हैं कि जिस तरह से लोग आप कहीं भी कोई डिस्कशन हो तो वो हमेशा जो ज्यादा चिल्लाए, जो फिजिकली कोई एक्ट करे, वो हर एक पार्टी वो कहेगी कुछ कंडेम करेगी, मगर वो शांति से सब बैठे हुए देखेंगे, वो वहां ड्रामा चल रहा होगा, सब देखेंगे उसे। तो ये एक तरह से, और हर तरह के, जैसे वो जो बॉम्बे में हुआ था, वो असेंबली में जो किसी पुलिस वाले ने बेचारे ने रोक दिया कुछ एमएलए को, उनकी गाड़ी को पूछ लिया शायद, तो वो एक्शन जो लिया गया वो पुलिस वाले के साथ लिया गया। तो ये एक तरह से एक सत्ता का जो एक प्रेम है सत्ता पे के, एक तरह से नशा है, और सिर्फ पॉलिटिक्स, सत्ता और सत्ता किस तरह से हासिल करना, वो रिड्यूस हो गई है एक तरह से। और ये जो भाषा का जो हम वो देख रहे हैं वो इसी का एक कॉन्सिक्वेंस है। जी, पटना से वंदना कुमारी प्रश्नकाल में अपने सवाल के साथ जुड़ रही हैं। देखते हैं वंदना का सवाल क्या है। इस प्रकार हम माता पिता घर पर अपने बच्चों का भविष्य संवारते हैं, उसी प्रकार मेरे हिसाब से ये राजनेता पूरे देश का भविष्य बनाते हैं इन संसदों में बैठकर। लेकिन ये अपनी इस तरह की ओछी भाषाओं का जो प्रयोग करते हैं, क्या हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था उसका सुनहरा भविष्य कभी बना पाएंगे? जी, हमारे साथ दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं हमारे साथ। आप दोनों से मैं बहुत संक्षेप में प्रतिक्रिया चाहूंगा। इस कार्यक्रम में मेरी गुजारिश है जवाब छोटे रखें ताकि मैं ज्यादा सवाल पूछ पाऊं, आप भी बोल पाएं, और हमें टोका टाकी, तू मैं, चीखना चिल्लाना, हम इस प्रोग्राम में उस सबकी कोई जगह नहीं है। जो सवाल वंदना ने पूछा, राशिद अली साहब पहले आप उसका जवाब दें संक्षेप में, फिर मैं प्रकाश जावड़ेकर पर आता हूं। देखिए, मैं कहूंगा कि इस बात की इजाजत कोई भी नहीं देगा कि आप गलत भाषा का इस्तेमाल करें, न पार्लियामेंट के अंदर न पार्लियामेंट के बाहर। यह भी ठीक है कि राजनीतिज्ञों का स्तर गिरा है, उनकी इज्जत घटी है देश के अंदर, लेकिन बहुत अदब के साथ कहूंगा कि राजनेता आसमान से नहीं पैदा होता है, देश की जनता चुनती है। जब तक आपके बीच में बिरादरीवाद रहेगा, जब तक आप वोट देंगे धर्म की बुनियाद पे, जब तक आप वोट देंगे रीजनलिज्म पे, हालात बिगड़ तो सकते हैं, संवर नहीं सकते। जिस दिन आपने वोट देना शुरू कर दिया कि हम सही आदमी को वोट देंगे, एक दिन के अंदर देश भी ठीक हो जाएगा और पार्लियामेंट और असेंबलीज भी ठीक हो जाएंगे। जावड़ेकर साहब, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पहले तो जिस तरह से चर्चा अभी चल रही है, मैं मानता हूं कि आचार संहिता आने से जैसे कुछ परिणाम हुआ, नवीन चावला जी ने भी बताया कि 95% पालन होता है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन मूल मन की आचार संहिता चाहिए, तब जाके आदमी, मैं अभी 25 साल प्रेस के साथ और सार्वजनिक जीवन में 30 साल से 40 साल लगभग रूबरू हो रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई कंट्रोवर्सी ऐसी नहीं हुई, क्योंकि अगर वो संयम अपना को रखना चाहिए, इसलिए मैंने कहा मन की आचार संहिता भी चाहिए। अच्छा, जहां तक वरुण जी का आपने रेफरेंस दिया, एक खुला एक स्पष्टीकरण है उसमें कि बाद में क्या साबित हुआ, वो तो उनके चाचा ने कोई किया था, वो डॉक्टर सीडी निकली, वो सब हो गया, सामने आ गया। तो सच्चाई जो बोले नहीं उसको बोले दिखाकर जो हुआ वो तो सब कोर्ट में भी साफ हो गया। अच्छा, फेसबुक पर अमित चौधरी ने कहा है कि सलमान खुर्शीद ने मोदी के खिलाफ बयान में सारी मर्यादाएं पार कर दी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नवीन चावला साहब, मैं आप पर आता हूं, क्या ये इलेक्शन कमीशन के अख्तियार में आता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को सलाह दे, एडवाइस दे कि वो अपनी पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, जहां तक जुबान की बात है, जहां तक हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ? नवीन चावला साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये इलेक्शन कमीशन के अख्तियार में आता है, उसके हक में आता है, उसके दायरे में आता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को सलाह दे पाए कि आप पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं? मेरा ख्याल
मेरे ख्याल मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची। संतोष, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अपने आप इनिशिएटिव लेना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि अपना एक पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाए? बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये जो मुद्दे उठाए थे, सवाल जो उठाए दर्शकों ने भी, मेरे ख्याल से वो बहुत सही है कि ये जो जवाबदारी है ये पॉलिटिकल पार्टीज की खुद की है। अगर ये मॉडल कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, उस पे पालन, अगर उस पे एम्फेसिस ना दें, और अगर वो जोर अंदर पॉलिटिशियंस को पता ना हो कि भाई ये पार्टी सीरियसली लेगी ये मुद्दा, तब तक मेरे ख्याल से बाहर से इसे इंपोज करना, इसे किस तरह से आप रेगुलेट करेंगे, जैसे चावला साहब ने कहा कि जो उदाहरण दिया था कि उसका किस तरह से एनफोर्स करना, वो हमेशा एक मुद्दा ही रहेगा। जब तक ये इंटरनल सच्चाई ना हो जाए तब तक ये बाहर से इसे लागू करना कोशिश कर सकते हैं, मगर वो कितना सफल रहेगा वो पता नहीं। जी, जैसे प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा था कि मन की आचार संहिता ज्यादा जरूरी है। लखनऊ से विनय त्रिपाठी प्रश्नकाल में अपना सवाल रखना चाहते हैं। देखते हैं विनय त्रिपाठी का सवाल क्या है। मामला संज्ञान में लिया गया, नोटिस भी दिया गया, लेकिन आज तक बदजुबानी करने वाले किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद से रिटायर्ड अफसर कृष्णलाल। कृष्णलाल जी, पूछिए अपना सवाल। हम अपने नुमाइंदों को जहाँ से चुनकर और पार्लियामेंट में भेजते हैं ताकि वो हमारे बारे में, देश के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहें। वहाँ जाके वहाँ पे देखा गया है कि मेंबर पार्लियामेंट जो है आपस में ही लड़ते हैं। इसके अलावा जो कुछ वो कहते हैं उनके उस बातों को मिनट में ही चेंज कर देते हैं और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। तो सरकार ऐसा एक्शन ले, ऐसा कानून बनाए जिस पर कि ये लोग जो हैं इस तरह की बातें ना करें। जी, राशिद अलवी साहब और जावड़ेकर साहब, मैं आप पर आता हूं। आपने देखा होगा लोगों में बहुत रंज है, बहुत गुस्सा है कि पार्लियामेंट में जिस तरह से शोर मचता है, काम नहीं होता, उसको लेकर रंज है। दूसरे मजबूरी है और एक हेल्पलेसनेस है कि एक दफे वोट देने के बाद हमारे हाथ कट जाते हैं। अगले 5 साल ऐसा कोई मंच नहीं है जहां पर नेताओं को अकाउंटेबल, जवाबदेह बनाया जा सके। ये गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और ये गुस्सा फिर सड़कों पर दिखता है। अलवी साहब, देखिए, तो मैं कहूंगा कि देश के कानून के सामने पार्लियामेंट का मेंबर और आम आदमी बराबर है। अगर पार्लियामेंट का मेंबर कोई कानून तोड़ता है, कानून अपना काम कर सकता है और करता है। पार्लियामेंट के अंदर कोई अगर वहां पे कुछ होता है जी, तो वहां पे अदालत या पुलिस या कोई कुछ नहीं कर सकता है। वहां पे पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार होती हैं। यहां पे मैं एक बहुत अहम बात कहना चाहूंगा जी, और प्रकाश जी भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे। जो पार्लियामेंट के मेंबर्स वेल के अंदर जाते हैं, कानून मौजूद है पार्लियामेंट के अंदर, स्पीकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, लेकिन परेशानी ये होती है कि वो जो एमपीज जाते हैं वो अपने आप नहीं जाते। पार्टी का नेता कहता है कि तुम्हें ये करना है। जब पार्टी ही अपने एमपी से कहेगी कि हाउस को नहीं चलने देना है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इस बात का तजर्बा तमाम एमपीज को है कि पार्टी फैसला करती है कि आज हाउस चलेगा या आज हाउस नहीं चलेगा। इसका फैसला बेचारे पार्लियामेंट के मेंबर्स नहीं करते। वो तो मजबूर हैं अपने नेताओं के कहना मानने पर। जी, शोर मचाना है, सेंट्रल वेल के अंदर जाना है, जो हुक्म मिलेगा उस हुक्म के मुताबिक एमपीस काम। यानी आपके मुताबिक जो खोट है वो नेताओं में है। एमपी तो बेचारे हैं, एमपी तो बहुत ही निरीह किस्म के मतलब लोग हैं, वो उनके नेता उन्हें बताते हैं, इसलिए वो चले जाते हैं। इस सवाल का जवाब मैं प्रकाश जावड़ेकर से भी लूंगा कि लोगों में रंज बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है कि पार्लियामेंट नहीं चलने दी जाती। दूसरे, वोट देने के बाद 5 साल के लिए हाथ कट जाते हैं, जैसे कोई मंच नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं होती। इस सवाल का जवाब मैं प्रकाश जावड़ेकर से लूंगा। ब्रेक के बाद प्रश्नकाल में हमें लगातार ट्विटर, फेसबुक, IBNखबर.com और फोन पर आपके प्रश्न मिल रहे हैं। आपके कुछ और सवालों को भी हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। प्रश्नकाल जारी रहेगा।
आप देख रहे हैं IBN 7 पर प्रश्नकाल। आज हम बात कर रहे हैं नेताओं की बदजुबानी की। हमने सवाल किया है कि क्या बदजुबानी रोकने के लिए राजनीतिक आचार संहिता हो, पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट हो। अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक हमें 97% लोगों ने जवाब भेजा है हाँ, और महज 3% ने ना में जवाब भेजा है। हमारे साथ दिल्ली से कांग्रेस नेता राशिद अलवी, बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके नवीन चावला और स्टूडियो में फ्यूचर ब्रांड्स के CEO और कॉलमनिस्ट ऑथर संतोष देसाई बने हुए हैं। सभी से सवाल जवाब जारी हैं, लेकिन पहले प्रकाश जावड़ेकर मैं आप पर आना चाहता हूं। मुझे आपका जवाब लेना था। आपने देखा होगा कि बहुत रंज है, सड़क पर बहुत रंज है, लोगों में रंज है, भले लोग हैं, उनका कोई गलत काम नहीं करते हैं, अच्छे नागरिक हैं, उनको भी रंज है, दुख है, कमजोरी है, मजबूरी है कि झेलना पड़ता है, चाहे वो लोकसभा का शोर हो, राज्यसभा का शोर हो या फिर नेताओं की बदजुबानी हो। नहीं, बिल्कुल सही है। लोगों की रंज जो है वो मुझे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत दे रही है। जब लोगों का प्रेशर बनता है तो निश्चित रूप से बहुत सारे सुधार होते हैं। आप याद करो, जब कोड ऑफ कॉन्डक्ट, उसको कानून का बहुत कम आधार है, लेकिन एक सभी राजनीतिक दलों ने एक अच्छा माहौल में एक स्वीकार किया और उसका कुछ न कुछ तो चुनाव पर अच्छा परिणाम हुआ है जी। और ऐसे संसद में भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स कौन से है तो उसका सारा एक डिक्शनरी है और वो नहीं बोल सकते आप। वैसे एक सार्वजनिक जीवन में भी, एक पब्लिक जीवन में जो नहीं कहना चाहिए उसकी भी एक डिक्शनरी बन सकती है जी। लेकिन उसका मूल है कि एक दूसरे के प्रति आदर होना। इसकी जिम्मेदारी एक दूसरे के विरोधी है, माने व्यक्तिगत विरोधी नहीं है। हम विचार के विरोध करते हैं और विचार के लिए विरोध करते हैं जी। अच्छा। और अगर ये है तो मुझे लगता है ठीक होगा। लेकिन जब आपने सबके नाम गिनाए लेकिन सोनिया जी का नहीं लिया, आप अगर मौत का सौदागर कहोगे, मैंने शुरुआत में आपने मेरी कौन सहन करेगा? आपने परिचय नहीं सुना इस कार्यक्रम का, इंट्रोडक्शन नहीं सुनी आपने। मैंने उनका नाम भी लिया था और वही वक्तव्य बताया भी था। सोनिया जी का जो वक्तव्य था मौत के सौदागर, उसका जिक्र भी किया था और नाम भी लिया था। बहरहाल आगे बढ़ते, ट्विटर पर राहुल जैन ने सवाल उठाया है कि खुर्शीद ने पहले भी कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या ऐसे ये साबित नहीं होता कि उनकी बात में आला कमान की रजामंदी होती है? फेसबुक पर अर्चना ने टिप्पणी की है कि क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि सियासी बदजुबानी में ऐसे नेता भी शामिल हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और सभ्य माने जाते हैं। दो बातें साहब इसमें संतोष, मैं बहुत ही संक्षेप में आपका मैं जवाब चाहता हूं। दूसरा जो सवाल है कि बदजुबानी में ऐसे नेता है जो बहुत ही पढ़े लिखे और सभ्य माने जाते हैं, इशारा सलमान खुर्शीद की तरफ है। एक दो चीजें, एक तो अंग्रेजी में जो कोई बोल ले उसका मतलब उसे सभ्यता मानना शायद सही ना हो, और दूसरा ये कि मेरे ख्याल से एक धारणा है कि सशक्त नेता वो है जो इस तरह का भाषा इस्तेमाल करे। तो ये एक तरह का एक स्ट्रांग लीडर का जो एक इमेज बनवाना हो अगर आपने, तो आप बेबाक कुछ बोल डालिए, आप बदजुबानी का प्रयोग कीजिए, तो एक तरह से आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसमें आप लगेगा कि भाई ये स्ट्रांग। तो एक तरह का फॉल्स सेंस ऑफ ये स्ट्रेंथ वो आप लोकेट करते हैं इस तरह की भाषा में, ना आपके एक्शंस में नहीं, मगर आप किस तरह से पेश आते हैं उसमें शायद ये मानना है आजकल। जी राशिद अली साहब, मैं आप पर आना चाहूंगा। आपने कुछ देर पहले कहा था कि MP तो बेचारे उनके नेता उन्हें वेल वगैरह में भेजते हैं। जो सवाल पूछा है हमारे ट्विटर पर राहुल जैन ने पूछा था कि खुर्शीद साहब ने पहले भी कई दफे अपशब्दों का इस्तेमाल किया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या यह माना जाए कि आला कमान की रजामंदी से होता है? जैसे आला कमान पार्टियों के नेताओं के कहने पर MP वेल में जाते हैं, वैसे ही जो कुछ बोलते हैं खुर्शीद साहब ने बोला या किसी और ने बोला, उसमें आला कमान की रजामंदी है। आज दिग्विजय सिंह ने कहा है कि खुर्शीद साहब सोच समझ कर ही बोलेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह आज तो उखड़ गए थे किसी चैनल पर कि ऐसा क्या कह दिया उन्होंने, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूंगा कि जो बात गलत है वो गलत है, लेकिन पार्टी की, कम से कम मैं कांग्रेस के अंदर ये जरूर कह सकता हूं कि पार्टी की हाईकमान इस तरीके की बातों को कभी अप्रूव नहीं करती है जी। और हमेशा होता है कि पार्टी अपने आप को डिस्टेंस बना लेती है। पार्टी का इसके अंदर कोई अप्रूवल नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद अगर काबिल एतराज बात आप कोई कह रहे हैं तो उसे कोई भी अप्रूव नहीं करेगा। आज बहुत सारे टीवी चैनल्स पर यही बहस है कि ये सही है कि गलत है, और शायद कोई भी आदमी ये नहीं कह रहा कि ये सही बात है। इसके बावजूद तमाम राजनीतिक दलों के अंदर ऐसा
होता रहा है। और देखिए, मैं फिर यही कहूंगा कि हमारी लड़ाई विचारों की लड़ाई है, हमारी लड़ाई सिद्धांतों की लड़ाई है। नहीं, हम विचारों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इतनी मोटी डिक्शनरी है, उसमें से अल्फाज चुनने का इख्तियार आपको है कि आपको किस तरीके से क्रिटिसाइज करना है, लेकिन कोई इस तरीके के अल्फाज बोलना कभी भी मुनासिब नहीं है और उसको कोई भी अप्रूव नहीं करेगा। अलवी साहब, आपने जो बड़ी एक पैसिफिस्ट लाइन ली है कि मुनासिब नहीं है, आप अप्रूव नहीं करते, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपने अभी कुछ देर पहले कहा था अपना जवाब देते हुए कि पार्टी खुद को डिस्टेंस कर लेती है। भाई ये तो जिम्मेदारी से भागने वाली बात हुई। आपके इतने बड़े नेता इस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रहे हो, वो पार्टी डिस्टेंस कर ले। सिर्फ हमें हमारी अपेक्षा होती है कि पार्टी कुछ और भी करे। क्या पार्टी एक्शन ले सकती है? जी, देखिए, पार्टी अपने आप को डिस्टेंस बनाए, ये भी एक बड़ी सजा है। एक बड़ा नेता अगर कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है और पार्टी ये कहे कि ये इनकी अपनी निजी राय हो सकती है, और पार्टी तंबी भी करती है, पार्टी कहती है कि इस तरीके के अल्फाज कभी ना बोले जाएं। अभी आपको याद होगा राहुल गांधी ने एक मीटिंग बुलाई थी और उसके अंदर कहा था कि नरेंद्र मोदी के बारे में किसी की टिप्पणी थी चाय के ऊपर, तो उन्होंने ताकीद की थी इस तरीके के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। जी अलवी साहब, मैं आगे बढ़ता हूं। सीनियर लीडर के बारे में इस तरीके का कोई कमेंट होता है तो अपने आप में ये एक सजा है। ऐसा नहीं है कि आप इसे सजा ना माने। जी, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं गाजियाबाद से टीचर योगेश शर्मा, जो कि प्रश्नकाल में अपना सवाल रखना चाहते हैं। सुनते हैं उनका सवाल। 2000 दंगों के ऊपर ये जो हमारे तथाकथित सेकुलर लीडर हैं, ये घृणा की और सांप्रदायिक राजनीति को कब तक एनकैश करते रहेंगे और कब तक इसे चलाते रहेंगे? इसका कहीं एंड होगा या नहीं? IBN खबर पर विनय आहूजा ने कहा है कि बदजुबान नेताओं पर बैन लगना चाहिए। अगर पार्टियां कार्रवाई नहीं करती तो चुनाव आयोग एक्शन ले, वरना जनता उन्हें नकार दे। अहमदाबाद से स्नेहल पटेल फोन पर हैं, सुनते हैं प्रश्नकाल में उनका क्या कहना है। सलमान खुर्शीद जी ने जो बात कही है वो मोदी जी के लिए नहीं थी। बात ये थी कि उनको नपुंसक इस बात के लिए ये कहा है कि राजनाथ जी ने आकर जो मुसलमानों से माफी मांगने की जो बात कही है, तो राजनाथ जी को आने की जरूरत नहीं थी। उनकी जगह मोदी जी अगर देश के नेता है और वो है तो उनको सच्ची बात हिम्मत के साथ बोलनी चाहिए। जी, आखिर में नवीन चावला साहब, मैं आप पर आता हूं, बहुत संक्षेप में मुझे बताएं जो मैंने पहले सवाल पूछना चाहता था कि क्या इलेक्शन कमीशन के अख्तियार में, दायरे में है कि वो पॉलिटिकल पार्टियों को एडवाइस करे, सलाह दे, निर्देश दे सकती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम सलाह तो दे कि अपना एक पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करें इन ए गिवन टाइम फ्रेम। विनोद जी, मैं आपको और रीडर्स को, व्यूअर्स को मैं याद दिला दूं कि ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना है, ये एक्चुअली बना था पॉलिटिकल क्लास से ही। 60s में केरला में पॉलिटिकल सारी क्लासेस इकट्ठी हो गई और इस तरीके से मॉडल क्लास पहली बार अपनाया गया। तो वो मॉडल कोड जो बना था केरला में, वो इलेक्शन कमिश्नर ने भी आगे अपना लिया था और कई कोर्ट्स के जजमेंट्स भी उसके ऊपर आ गए थे। तो क्योंकि आज का विषय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, पहली चीज तो मैं आपको याद दिला दूं कि मॉडल कोड आई पॉलिटिकल क्लास से, तो वो नहीं मानेगी तो फिर जो इलेक्शन कमीशन जो एक फेयर अंपायर है, जब वो इलेक्शन अनाउंस करेगा 2-4-6 दिन में, तो मॉडल कोड तुरंत आ जाएगी, लागू हो जाएगी। जी, और जैसे ही लागू होती है, यदि कोई उल्लंघन उसका हो, फिर कर्तव्य बनता है इलेक्शन कमीशन को कि टफ एक्शन लें, नोटिस इश्यू करें, और उसके बाद यदि वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आया तो या तो उस इंडिविजुअल पे या पार्टी पे उनको आखिर नोटिस और दें और एक्शन लें। और FIR लॉन्च करना है किसी इंडिविजुअल पे तो करें, जैसे हमने पहले किया था। जी चावला साहब, बहुत इलेक्शन कमीशन हैज टू बी टफ, अ टफ एम्पायर। जी, बहुत शुक्रिया आपका नवीन चावला साहब। राशिद अलवी साहब, आपका भी शुक्रिया। प्रकाश जावड़ेकर साहब, आपका शुक्रिया। संतोष देसाई, आपका शुक्रिया। आप सब ने हमारे कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला। बस फर्क इतना है कि 60s में अगर बना था पॉलिटिकल जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, तो 60s के नेता भी दूसरे थे जिनका मैंने जिक्र किया। जैसे मैंने पहले कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी कभी इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते थे कि मैं मूंछ का बाल हूं, आप पूंछ के बाल हैं। पंडित नेहरू कभी भी ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते थे कि आप नपुंसक हैं। वो 60s के नेता थे।
प्रश्नकाल में हम आपके सवाल उठाते रहेंगे, प्रश्नकाल जारी रहेगा। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, एक कोशिश आपके तीखे प्रश्नों का जरिया बनने की, एक कोशिश आपकी राय जानने की। हमें आपकी राय और सवाल लगातार मिल रहे हैं। प्रश्नकाल में एक और सवाल लेते हैं जूनागढ़ के रहने वाले इंश्योरेंस एजेंट गोविंद का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी गोविंद, पूछिए अपना सवाल। हर किसी प्रोफेशन में टेस्ट होती है, उसमें ट्रेनिंग होती है, तो कोई नेता के लिए कोई टेस्ट क्यों नहीं, कोई टेस्टिंग क्यों नहीं? ऐसे कैसे सब नेता बन जाते हैं? कोई भी मुंह चलाए मुंह उठाए जल जाता है, नेता बन जाता है। जी, दो बातें जुड़ी हुई हैं आपके सवाल में। पहली बात तो ये कि अगर आप अमेरिका या दूसरे देशों में देखें तो अगर कोई राजनीति छोड़ता है तो उसके पास कहीं वापस जाने के लिए जगह होती है। कोई प्रोफेसर होता है, वो वापस यूनिवर्सिटी में चला जाता है। हमारे यहाँ जिनको और कुछ नहीं मिलता, अमूमन लोग पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। और क्योंकि वापस जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है पढ़ाने के लिए, कोई इंडस्ट्री नहीं है चलाने के लिए, कोई नौकरी नहीं है जो दोबारा से ले सके, तो वो बने रहते हैं, चिपके रहते हैं राजनीति में। मेरे हिसाब से तो एक ये है। दूसरा, जितनी श्रद्धा और जितना विश्वास और जितनी मतलब रिस्पेक्ट, सम्मान हम राजनीतिक प्राणी को, राजनीतिक जीव को देते हैं, जिसे नेता कहा जाता है, दैट्स डिसप्रोपोर्शनेट टू देयर कैलिबर। उतना कैलिबर नहीं है उनमें, खासकर हिंदुस्तानी नेताओं में। दरअसल हमारे नेताओं के पेट भरे हुए हैं, चाहे वो जिस भी पार्टी के हों। कुछ नेताओं को छोड़कर बाकी के नेताओं की शक्लों पर लिखा हुआ है कि वो छके हुए हैं। चाल में अहंकार है, जुबान में बदतमीजी है, अंदाज तानाशाह वाला है। 35-35, 40-40 साल से दिल्ली के सरकारी बंगलों में पड़े हुए हैं, कभी विपक्ष में तो कभी सरकार में, कभी एनडीए में तो कभी यूपीए में, और जब एनडीए यूपीए नहीं होते थे तो नेशनल फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट में। सत्ता में या सत्ता के आसपास बने रहने के जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं ये लोग, लेकिन जब बोलते हैं तो जुबान बेलगाम हो जाती है। सड़क से इनका नाता टूट चुका है, जनता से कटे हुए हैं। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा मारा। अब जनता की बारी है कि वो बदजुबान नेताओं को ऐसा ही तमाचा रसीद करे। यह था आज का प्रश्नकाल। गुरुवार रात 8 बजे आपसे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा, बाकी सब आपके होंगे। प्रश्नकाल के बाद IBN 7 प्राइम टाइम पर अगला कार्यक्रम मेरे सहयोगी संजय पुगलिया के साथ। जी संजय। जी, आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे कि राजनाथ सिंह जी ने मुसलमानों से माफी मांगना चाहते हैं या नहीं मांगना चाहते। ये आधो अधूरी जो माफी थी उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मूल सवाल ये होगा विनोद जी कि क्या बीजेपी मुसलमान वोटों को प्राप्त करने के लिए कोई भरोसेमंद कदम उठा पाएगी या ये सिर्फ पैंतरेबाजी के तौर पर देखा जाएगा? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि सन 84 का जो सिखों का कत्लेआम हुआ था, जिसे दंगा कहते हैं, था वो कत्लेआम। उसको लेकर सोनिया गांधी ने माफी मांगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माफी मांगी, लेकिन वो धुला नहीं वो दाग। बिल्कुल इसी तरह विकास के साबुन से दंगों के दाग नहीं धुल सकते, मेरा ये मानना है। तो ये था मेरे साथ प्रश्नकाल। नमस्कार।